पिछले वीडियो में हमने परासरण के बारे में चर्चा कर ली थी। परासरण और विसरण में आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। आज हम परासरण दाब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि परासरण दाब जो होता है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मतलब है कि ये अणु संख्य गुणधर्म है विलयन का, एक अणुसंख्य गुणधर्म है विलयन का। मीनिंग कि जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये विलय के अणुओं की संख्या, अणुओं की जो संख्या है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है ना, पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है ना। यानी सॉल्यूशन में जो विलेय है उसकी संख्या पर निर्भर करती है। ऐसा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो है डेफिनेशन है। यानी विलेय की प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी विलेय की प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करती। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक जो है हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर इस डायग्राम को देखिए, इसमें दो विलयन, एक तनु विलयन है और एक सांद्र विलयन है। यानी तनु विलयन को हम जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो जब भी आपको मालूम है, हमने कल भी पढ़ा था, जब परासरण की क्रिया होती है तो वो क्या होती है, तनु विलयन से, यानी यहाँ से विलायक के अणु यहाँ से जो हैं केवल हमारे किसके अणु, विलायक के अणु जो है यहाँ से पास होंगे, विलायक के अणु पास होंगे, केवल सॉल्वेंट के अणु पास होंगे। यहाँ से ये सब जो है क्या जाएगा, यहाँ से सॉल्वेंट, यहाँ से सॉल्वेंट इस तरफ को आना शुरू करेगा। मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, इसको इस तरह से दिखा देता हूँ, तो सॉल्वेंट आपका इस तरफ को आना शुरू करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, क्योंकि जो एसपीएम है इससे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं। इससे केवल जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास कर सकता है, सॉल्यूट को नहीं कर सकता। तो अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि भाई यहाँ पर इस जो ये एसपीएम है इस पर एक प्रेशर लगेगा, इस पर जो एक प्रेशर लगेगा उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे मेज़र करें या उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करें, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अभी इसमें जो प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से, यानी कहाँ से, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर से यदि हम इसमें कुछ प्रेशर लगाएं, एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पर मैं PEX यानी एक्सटर्नल प्रेशर मैं यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे मैं एक्सटर्नल, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P एक्सटर्नल प्लस, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P एक्सटर्नल प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब रहेगा। यहाँ पर अब जो है एक्सटर्नल प्रेशर हमने लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगाया कि जिससे कि ये जो ऑस्मोसिस है ये रुक जाए, यानी ये जो प्रक्रिया थी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का इधर को जाना, इसको हम क्या कहते थे, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, यानी इसको कहते थे हम परासरण, इसको क्या कहते थे, परासरण। तो अगर हम सांद्र विलयन की ओर से या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर से इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो जो लगाया गया प्रेशर है आपका, जो इस पर जो प्रेशर है लगाया गया, वो प्रेशर हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। यानी जितना हम बाह्य प्रेशर यहाँ से लगा रहे हैं, जितना हम क्या कर रहे हैं, वाई प्रेशर यहाँ से, एक्सटर्नल प्रेशर हम यहाँ से जितना लगा रहे हैं वो जो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो सिंपल डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एज ए जर्नल ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसकी डेफिनेशन को, सिंपली इसकी डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं कि यदि दो भिन्न भिन्न सांद्रता,
इस तरह से लिख सकता हूँ, भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को SPM द्वारा अलग किया जाए तो विलायक के अणु, पूरा डेफिनेशन मैं लिखूंगा इसमें, विलायक के अणु, सॉल्वेंट के अणु, है ना, विलायक के अणु यानी तनु विलयन से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, तनु विलयन से यानी जिसकी सांद्रता कम है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। यदि सांद्र विलयन की ओर से इतना बाह्य दाब लगाया जाए, इतना बाह्य दाब लगाया जाए कि परासरण की क्रिया रुक जाए, तो लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब के बराबर होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। सिंपली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो आपका प्रेशर लग रहा है सॉल्वेंट के जाने से, क्योंकि जब सॉल्वेंट बहेगा तो एक प्रेशर तो क्रिएट करेगा ही करेगा, और ये जो प्रेशर है, कितना प्रेशर इस पर लगा, वो प्रेशर हमने यहाँ से उतना ही प्रेशर लगाया ताकि ये जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो रही थी रुक गई। जब ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक गई तो जो लगाया गया प्रेशर था वो प्रेशर क्या हो जाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। उसी को हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। आगे परासरण दाब को यहाँ से लिख देते हैं अलग से। आप लिख सकते हैं कि जो परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको पाई से, इट इज डिनोटेड बाय पाई, पाई से प्रदर्शित करते हैं। वर्कले हार्टले मेथड होता है परासरण दाब को निकालने के लिए, उसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे इधर, है ना, ज़्यादा हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, है ना। तो अब जो है वांट ऑफ के अकॉर्डिंग जो पाई होता है हमारे पास, यहाँ पर जो पाई है हमारा, पाई इज इक्वल टू, या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास कंसंट्रेशन के, है ना। तो कंसंट्रेशन के पाई इज इक्वल टू CRT करके हम लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। ये टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर ये जो है हमारे पास R इसमें कांस्टेंट होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। पाई इज इक्वल टू CRT होता है। इस फॉर्मूले को अभी हम डिराइव करेंगे यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि हमें पता है, यानी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन भी कुछ होता है। आइडियल गैस इक्वेशन होता है तो P इज इक्वल टू nRT, यही तो होता है आइडियल गैस इक्वेशन, इसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो V है इसको हम जो है पाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है, मैं अगर इसको रिप्लेस करूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं, यानी सॉरी किसको, इस P को, P यानी दाब को, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, पाई V इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, पाई V इज इक्वल टू nRT, क्योंकि पाई जो है इसमें परासरण दाब है और ये P यहाँ पर जो है इसमें दाब होता है। तो पाई V इज इक्वल टू nRT में लिख सकता हूँ। तो पाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, पाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n/v.RT, है ना। तो यहाँ पर तो आप इसमें जानते ही हैं, जो इसमें n होता है नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। यानी R इसमें क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, यानी गैस नियतांक हो गया, और T जो है इसमें आपका ये टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, जिस ताप पर हमारी ये बात हो रही है। और n/v जो है आपका
ये n अपॉन v, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है। n अपॉन v क्या है, कंसंट्रेशन यानी इसको मोलैलिटी या मोलैरिटी के टर्म्स में हम मोलैरिटी के टर्म्स में, सॉरी मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, पाई इज इक्वल टू सी डॉट आर टी, एन अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो है आपका इस तरीके से। अब इसको लीटर में हम लेंगे। अगर हम मोलैरिटी के टर्म्स में इसको, अगर मैं इसको मोलैरिटी के टर्म्स में लिखूँगा तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम इसको 1 लीटर में व्यक्त करेंगे। तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसी फॉर्मूले को आगे और डिराइव किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को ज़रा देखेंगे। इस फॉर्मूले को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू जो n होता है हमारे पास, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ विलेय के टर्म्स में, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन वी डॉट आर टी। आगे इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी आगे हम इसको लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू वी, है ना। और ये डॉट क्या हो जाएगा यहाँ आर टी, यानी ये फॉर्मूला हमारा निकल करके आ गया, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर निकल करके आ गया। लेकिन इसको जो v होगा उसको हम लीटर में व्यक्त करेंगे, यानी इसको हम v लीटर लिख देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है, इसी की तो हमको ज़रूरत है। इसी फॉर्मूला के जरिए हमने जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पाई जो है हमारे पास WMA/RT अपॉन VL हो जाएगा, इसको हमको लीटर में व्यक्त करना पड़ेगा। अच्छा, यदि विलयन का ताप स्थिर रखा जाए, यानी स्थिर रखा जाए, तो विलयन का ताप यदि स्थिर रखेंगे तो टी जो है इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। फिर तो हमारे पास पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी, या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के अपॉन वी के। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले आपके निकल करके आए, एक तो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ है, दूसरे का कुछ है, तो आपको पूछा जाएगा कि परासरण दाब किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से आप यहाँ पर जो है उसको देख सकते हैं कि जिसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उसका परासरण दाब उतना ही अधिक होगा। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर सॉल्यूशन में दिया गया तो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो है ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है ये इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले आपको ये भी इसमें काम आएंगे, जिनके जरिए आप जो है क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। तो ये परासरण दाब का था। इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बता के दे देता हूँ, जो कि हमारे क्लासेस में आता है 12th में। तो इसको हम जो है देख लेते हैं। अभी न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि 5 ग्राम यूरिया को 100 सेंटीमीटर क्यूब में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो विलयन का परासरण दाब हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर परासरण दाब जो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर मैं इसका हल करूँ उसको, तो परासरण दाब के लिए मेरे पास फॉर्मूला में हमने भी डिराइव किया था, पाई इज इक्वल टू हमारे पास था WA अपॉन MA डॉट RT अपॉन VL, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने इसको बनाना है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई WA देख लेना है क्या है, MA देख लेना है क्या है, R हमको मालूम होता है, R की वैल्यू जो है वो, R की जो वैल्यू है वो जनरली दी जाती है, नहीं दी जाती तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल, ये इस तरह से होगा प्रति मोल पर मोल। ये इसकी मान लीजिए ये इसकी वैल्यू दी जाएगी आपको इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये दी जाएगी। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हम लोग इसके जो चीज़ें हैं हमारे पास उसको हम देख लें। ये क्या होता है इसमें जो पाई में यहाँ पर ये क्या होता है, यानी ये जो है यानी विलेय का द्रव्यमान होता है, विलेय का द्रव्यमान होता है, अपॉन क्या होता है नीचे, ये विलेय का मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी इसको हम जो है अणुभार कह सकते हैं, इनटू R आपको मालूम है ही। T जो है आपका क्या होता है, जो T है यानी ये ताप होता है, और ये केल्विन स्केल पे होगा ताप, और जो V है आपका जो है यहाँ पर ये जो है विलयन का आयतन होगा, विलयन का आयतन होगा, यानी ये 25 डिग्री सेल्सियस पर क्वेश्चन है हमारे पास।
कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम यूरिया को घोला गया, यानी टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इन सब चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ हम इसको जो है लिख सकते हैं कि WA बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 ग्राम, है ना, क्योंकि ये विलेय है और ये विलायक है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा VL, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर, ये 0.1 लीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब MA क्या हो जाएगा, यानी विलेय हमारे पास यूरिया है, तो ये M यूरिया होगा। M यूरिया का मतलब होता है NH2CO NH2, है ना। तो NH2CO NH2 के लिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, 14 + 2 + 12 + 16 +14 और +2, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो वैसे याद कर लिया जाए तो अच्छा है आपका ये, क्योंकि बार बार कंपटीशन में भी आएगा, कुछ उसमें भी आएगा, तो बार बार अगर आप इसको करें तो इससे अच्छा कि याद कर लिया जाए। तो सारी चीज़ें हमको मिल गई। R की वैल्यू हमें दी है, R की वैल्यू हमारे पास है 0.0821, ये हमको दिया ही है। तो हम इसको इस फॉर्मूले के अंदर अगर रख दें तो हमको फॉर्मूले के अंदर इसको हम रख सकते हैं। तो पाई = हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/60 गुणा R की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 इंटू T कितना हो जाएगा, अभी T रह गया है, T हो जाएगा हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस + 273, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन, 298 केल्विन आ गया। ओके, 298 केल्विन हो गया। तो 298 केल्विन हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 298 अपॉन PL हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पाई 5 × 5 12 × 5 60 हो गया, =1/12 हो जाएगा, इंटू 0.0821 इंटू 298, और इसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻, ये -1 होगा नीचे, है ना, तो ये 10⁻1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पाई की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम निकल करके आएगी 20.4 एटमॉस्फेयर। 20.4 एटमॉस्फेयर आया। अब ये एटमॉस्फेयर कैसे आया, है ना, इसके मात्रक आप देख लीजिए, लीटर एटमॉस्फेयर है, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, यानी इसका मात्रक क्या है यहाँ पर ज़रा देखें, ये एटमॉस्फेयर कैसे आएगा, यानी इसकी ये तो ग्राम में हो गया भाई, है ना, ये 60 भी इसको भी हम ग्राम में व्यक्त करेंगे, और इसको हम क्या व्यक्त करेंगे, ये जो व्यक्त होगा वो लीटर होगा, आपका एटमॉस्फेयर होगा, इस तरह से होगा ना, लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल, इस तरीके से। तो ये सब कट जाएगा जब, यानी ये केल्विन में होगा, यहाँ नीचे केल्विन में होगा, तो इस तरीके से ये केल्विन आपका नीचे जाएगा ना, ये क्या होगा, लीटर एटमॉस्फेयर होगा ऊपर, और केल्विन और मोल जो है नीचे आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, केल्विन और मोल, ये इस तरह से केल्विन और प्रति मोल है तो मोल भी नीचे आएगा। तो केल्विन से केल्विन कटेगा तो लास्ट में आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा, एटमॉस्फेयर बच जाएगा। तो 20.4 एटमॉस्फेयर ये आपका रहेगा। तो इस तरीके से जो है हमको क्वेश्चन करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यही क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आता है कि 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि 5% का मतलब हो गया कि 5 ग्राम यूरिया को 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपने खोला, 100 ml में आपने खोला है, यही इसका मतलब हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें कि 8% ग्लूकोज, ये 5% यूरिया विलयन का ये 27 डिग्री सेल्सियस, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा ऊपर वाला, यानी 8% ग्लूकोज विलयन का, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, विलयन का यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप करिए। बाकी इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाया जाएगा, तो वो बाद में आएगा वीडियो,
फ़िलहाल अभी इसको हम कंप्लीट कर लें, तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो हैं वो वीडियोस आपको मिलेंगे। तो थैंक यू, आप करिए इस क्वेश्चन को, करिए इनको। थैंक यू।